अभी जहाँ हम बैठे हैं यह देश की राजधानी है और यहाँ से जैसे ही हम चंद घंटों की दूरी पर जाएँगे तो यहाँ की जो चमक और धमक है वो फीकी पड़नी है। जी हाँ, जो व्यवस्था यहाँ बहुत ही चुस्त और दुरुस्त दिखती है वो दूर जाते-जाते बहुत ही सुस्त दिखाई पड़ने लगती है। ख़ैर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी दूरी तय नहीं करते, इसलिए आपको लग रहा होगा चंद घंटे या 1000 किलोमीटर दूर बहुत ही दूर होता है। लेकिन अगर आप देश के एक कोने कश्मीर से दूसरे कोने कन्याकुमारी तक जाएँगे तो उसकी दूरी तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा होती है। ख़ैर आपको लग रहा होगा कि मैं भूगोल की क्लास कहाँ शुरू कर दिया, तो इसलिए आज बात ना इतिहास की होगी और ना ही भूगोल की, आज बात बिहार की होगी और बिहार के एक ऐसे सांसद की, जो इसी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और यहीं नौकरी करने के बजाय अपनी बिहार वापस लौटना चुनते हैं। अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और फिर एक बार एक सांसद के तौर पर देश के सबसे बड़े पॉश इलाके लुटियंस में अपनी जगह बनाते हैं। तो सुधाकर जी आपका बहुत स्वागत है गपशप टीवी के इस कार्यक्रम। और जब हम लोग ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे थे तो हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि कहाँ से आखिर आपसे सवाल कहाँ से शुरू करें। तो हमारे कुछ साथियों ने सलाह दिया कि आपसे जुड़ा एक बहुत ही कंफ्यूजन अभी भी समाज में क्रिएट है, वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल करियर को चुनता है, राजनीति में जो भी आना चाहता है, उसकी एक लालसा होती है कि हम मंत्री विधायक। आप तो मंत्री बन गए थे, फिर क्यों रिजाइन? इस सवाल का जवाब से पहले मैं एक आपकी जो भूमिका थी उसको मैं एक जोड़ना चाहता हूँ। आप 1000 किलोमीटर दूर छोड़िए, 3000 किलोमीटर दूर छोड़िए, इस लुटियन जोन के 10 किलोमीटर की बाहर इसी दिल्ली के भीतर जाएंगे तो दूसरी दुनिया है और वो दूसरी दुनिया सब सहारा जैसी। मैं चुनाव के दौरान दिल्ली चुनाव जो हो रहा था तो मैं दिल्ली के आसपास किराड़ी और मंगोलपुरी और इस इलाकों में गया तो जो मैंने भयावह स्थिति देखा तो मुझे ये लगा कि दिल्ली की जो सत्ता है वो बहादुर शाह जफर जैसा दिल्ली से पालन तक के बीच में है, उतनी सत्ता है आज, उससे ज्यादा दूर सत्ता नहीं है। और सत्ता की तमाम चकाचौंध जो है इस लुटियन जोन के बाहर जा करके आप एक मलिन और मलिन बस्तियों से भी ज्यादा सब सहारा जैसा व्यवस्था, 5 फीट की पतली सड़क, गलियां टूटी हुई, सेवरेज नहीं, पानी के सप्लाई के पाइप नहीं, बिजली के कनेक्शन खुले में जिसको ओपन, और गंदगी का साम्राज्य साहिबा नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे। इस दिल्ली की 80% आबादी, ये कोई 8-10% आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, 80% आबादी न्यूनतम जरूरतों से भी 100 गुना नीचे वो जीवित हैं। उनकी हम आमदनी पर भी नहीं जाना चाहते कि उनकी कितनी आमदनी है प्रतिदिन, वो एक अलग कभी एपिसोड में हम लोग चर्चा। कश्मीर बहुत सुंदर है, बिहार भी बहुत सुंदर है, इस दिल्ली के मुकाबले कई गुना सुंदर। रही बात आपने जो सवाल किया अभी, मुख्य सवाल की लोग मंत्री मतलब सबकी लालसा होती है मुझे कोई पद, आप सत्ता के शिखर पर बैठे थे और वहां से आप रिजाइन करके चले गए। देखिए, सत्ता को लेकर के एक भौतिक सुख और एक आध्यात्मिक या मानसिक संतुष्टि, ये दो विषय है। अगर आप भौतिक संतुष्टि के लिए जब आप काम कर रहे हो तो एंडलेस, ये कभी ये चूहा दौड़ खत्म नहीं। एक ग्रामीण के पास एक साइकिल आ जाए तो उसके लिए, गरीब आदमी के लिए वो मर्सिडीज के बराबर, और एक अमीर आदमी के पास मर्सिडीज साइकिल के बराबर है। प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी जहाज से चलते थे, बोइंग, उसको ट्रैक्टर कहा कर, और इसलिए उन्होंने नई जहाज 8500 करोड़ की खरीद। हवाई जहाज भी ट्रैक्टर जैसा होता है, ये हमने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के मुंह, जबकि कल इस देश के 99.99% को चार्टर्ड हवाई जहाज नहीं पता होता क्या है। यही उसके पद की लिप्सा से जोड़ता है। हम गांधी के रास्ता, आखिर रास्ता क्या है? वो रास्ता ही है गांधी का रास्ता। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए ग्राम स्वराज की परिकल्पना के आधार पे विकास के नए मॉडल उन्होंने गढ़ने की बात। हम 75 साल 78 साल लोकतंत्र के जब महापर्व में हम 78 साल बाद जब हम आकलन करते हैं तो इस अंधा दौड़ के सिवा मिला क्या? हर व्यक्ति असंतुष्ट है वर्तमान से। मुखिया, पहले गांव का एक कार्यकर्ता मुखिया बनना चाहता है या वार्ड कमिश्नर बनना चाहता है, फिर वो जिला पार्षद बनना चाहता है, फिर वो एमएलए बनना चाहता है, फिर वो मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, सांसद और प्रधानमंत्री बनना चाहता है। लेकिन जिस पद पर है उससे वो न्याय नहीं किया, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। उसको लगा कि नहीं, ये जो पद है ये छोटा पद है, इससे समाधान नहीं हुआ, इसलिए अगले पद पर चलो। आप वहां भी जाकर के कुछ नहीं हुआ, और ये पूरा जो जीवन उसका है 75-80 साल तक वो पद से नीचे नहीं जाना चाहता। जिन लक्ष्यों को लेकर आया था बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि सेवा, रोजगार के लिए, वो सारे वहीं के वहीं खड़ा है। सवाल जो 75 साल पहले खड़ा थे वो आज भी वहीं के वहीं। लोग बदलते गए, नए लोग आते गए,
नए दल आते गए, नए विचारधारा आते गए, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं। तो इसको मेरा मानना है कि इसको रीथिंक करने की जरूरत है सभी लोगों की, क्या रास्ता होगा ये भारत को आगे ले जाने। वो रास्ता ही गांधी का रास्ता है जो कहा था, उसी रास्ते से इस देश का भला होगा। नहीं तो ये अंध दौड़ है, सब लोग शामिल हैं इसमें, चूहा दौड़। जैसा आप बोल भी रहे थे और हम भी आपका फोटो देखे थे कि आप जब घरों को हटाया जा रहा था, दिल्ली के हटाया जा रहा था, तो आप वहाँ घूम रहे थे, आपका फोटो भी हम वहाँ देखे थे। आपका ही एक शुभ चिंतक है, वो जब हम लोग डाले थे कि आपका पॉडकास्ट हो रहा है, तो वो कमेंट किया था कि आप बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, आपके पिताजी संसद का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विधानसभा का भी कर चुके, फिर भी आप आपकी पालन पोषण भी ऑफकोर्स आप समृद्ध घर से आते हैं तो अच्छी जगह से, तो लुटियंस में रह के भी गांव देहात किसान की बात करते हैं, ये आपकी अच्छाई है, सच्चाई है, या फिर एक राजनीति की रणनीति है? अगर इसको राजनीतिक रणनीति ही मान, अगर किसी लोगों को लगता है कि राजनीतिक रणनीति है, तो हम कौन गलत काम में लगे? क्या इस देश के 80% किसान जो खेती गृहस्थी पे हैं, उनकी न्यूनतम माली हालत खराब नहीं है? क्या वो कई तरह की चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो स्वच्छ ऊर्जा से लेकर स्वच्छ पानी पीने का लेकर, या उसको अपनी आमदनी को लेकर के वो चिंतित नहीं है? अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित नहीं है? क्या स्वस्थ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंतित है कि नहीं? लोकतंत्र में जो मतदान होता है इसी के लिए होता है। लोग बड़ी उम्मीद से इस बात को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि ये हमारी बात जाकर के कहेगा। हम दिल्ली आके हम बदल जाएं, हम पटना में जाकर हम बदल जाएं, शायद बदल जाते होंगे लोग। तो जिन लोगों ने ऐसा सवाल किया वो ठीक सवाल किया, बदल जाते हैं लोग। यह क्यों नहीं बदले, ये एक सवाल है। सवाल यह है कि बदलने की जरूरत क्यों है? अगर लगता हो कि बदलने से कुछ मिल जाए हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को, तो हम बदलने के लिए भी तैयार हैं। अगर लोगों को लगता है कि नहीं मैं सही रास्ते नहीं हूँ, जो रास्ता सुझा रहे हैं वो रास्ता सही है। लोग कह रहे हैं ना कि इस देश में प्रधानमंत्री बनने से पहले लोग गरीब, और अब 8,500 करोड़ से नीचे की जहाज उनको पसंद नहीं आती। तो देश बदल रहा है कि व्यक्ति बदल रहा है? निश्चित तौर पे व्यक्ति बदल रहा है, अपने स्वभाव को बदल रहा है, अपने सुख चैन को बदल रहा है। जो आदमी पहले हम लोग जैसे माने मैं खुद को मानूं तो हम तो स्टेशन पे भी नींद आती थी, प्लेटफॉर्म पे यात्राओं के दौर में। जब छात्र हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आए, प्लेटफॉर्म पे सोए हैं? जब हम छात्र थे तो जो होना ही होता। अभी जाना है घूमने के लिए तो कोई रिजर्वेशन तो मिलता नहीं था, तो बच्चों का गुट होता था, ग्रुप होता था, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सो गए बिछा करके, किसी शहर को चले गए देख करके, फिर हम 2-3 दिन में लौट आए। तो आपके लिए तो व्यवस्था रहती होगी, आपके पिताजी सांसद थे, मंत्री रहे हैं लालू यादव के साथ। व्यवस्थाओं को लेकर के हमने कहा ना कि ये जो लोगों आज ये अंधकूप की व्यवस्थाओं के प्रति जो आकर्षण है, यही हमारी समस्याओं के जड़ में। लोगों को न्यूनतम में क्यों नहीं जी सकते, यह व्यक्तिगत मसला भी है। ये केवल सार्वजनिक मसला नहीं है। न्यूनतम में क्या महात्मा गांधी के पास कपड़े नहीं थे? क्या महात्मा गांधी के पास पैसों की कोई कमी? तब वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे, बैरिस्टर बनने गए, जब इस देश की माली हालत ठीक नहीं थी, परिवार की भी उतनी अच्छी नहीं, फिर भी वो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए और वो ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे थे। उस जमाने के भी वकील वैसे बहुत कमाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन चुना, सार्वजनिक जीवन चुना भारत के भीतर। तो जैसे ही दुनिया थी वैसा वो बनने का प्रयास। आज जैसा नहीं कि बनते ही लोगों का, नेता का सुबह से शाम तक 1 दर्जन बार ड्रेस बदल जाता। आपदा में भी पता नहीं कैसे समय निकाल लेते हैं लोग, उसमें भी हवाई जहाज में चढ़ते समय कोई और ड्रेस पहनते हैं और उतरते समय उनका ड्रेस दूसरा होता है। ये सनक है लोगों का, जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग। उतने तो मुंबई के फिल्मी दुनिया के लोग ड्रेस नहीं बदलते जितना आजकल के नेता लोग अपना ड्रेस और गेटअप बदलते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री पे इशारा है मुझे, क्योंकि हमारे वो कैप्टन है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम 543 में से, वो भी है, मैं भी हूँ, वो हमारे कैप्टन है। तो एक कैप्टन का जब ये हाल है तो बाकी लोग सब सोचता है कि वैसे ही नकल करना चाहिए जैसा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कृषि मंत्री से इसीलिए इस्तीफा दिए थे कि आप जिस लोगों की जो एक अपेक्षा होती है कृषि मंत्री से, वो आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे? एकदम सही कि हम जिन लोगों ने हमको चुना और जिन लोगों ने मुझे बनाया, और हमारी पार्टी के जो घोषित उसकी नीति, उसके घोषणा पत्र जिसको बोलते, मैं उसको रामायण बाइबिल और गीता से कम नहीं समझता, उस पर काम हम नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार की हठधर्मिता थी, जो सत्ता में हमारे साथ साझेदारी करना चाहती, लेकिन नीतियों और विचारधाराओं में साझेदारी से इनकार कर, इसलिए मतभेद बढ़े और हमने पद त्यागने का निर्णय। हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, और सच बता रहे हैं उसके बाद भी मैं लगातार वही काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे लगातार किसानों का भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, मंडी कानून का सवाल हो,
उनके बीज से लेके बाजार तक की तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की बात हो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग जीन एडिटेड सीड की बात हो, या पेस्टिसाइड्स की बात हो, जो तमाम जो कृषि संकट है, हम लगातार बौद्धिक रूप से आंदोलन के जरिए और पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए, जो भी हमारे मोर्चे हैं, एक आप भी मोर्चा है मेड, हम आपके जरिए हम लगातार उस बात को उठा रहे हैं और उस कार्य में लगे हुए हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं बदलाव आएगा, निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। हम उन लोगों में से नहीं है निराशावादी कि यह ऐसे ही चलता रहेगा, इस विचार का मैं समर्थक नहीं हूँ। निश्चित तौर पर अच्छी चीज बदलाव के लिए कुछ कुर्बानियां देनी होती, और ये छोटा पद था मंत्री, जरूरत होगा तो हम लोग राजनीति से भी विदा होने के लिए तैयार, इस पर कोई रहने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि बदलाव नहीं। आप एक जागरूक किसान भी हैं और कृषि मंत्री भी रहे हैं और आपको बहुत बिहार के किसानों का अनुभव, आपको क्या लग रहा है बिहार का जो कृषि विभाग है उसमें क्या प्रॉब्लम है? अफसरशाही ज्यादा है, नीतियों में कोई कमी है, बजट की कमी है, या कोई सिस्टम का? देखिए, बजट तो प्रॉब्लम है ही नहीं। वास्तविक रूप से देखें तो खेती किसान के लिए सरकारी बजट का कोई महत्व नहीं रहा। अगर हम देखें तो प्रति वर्ष बिहार में 2 लाख करोड़ रुपए खेती गृहस्थी के लिए किसानों को चाहिए। हम एक अनुमानित बता रहे हैं, उस पर अभी हमको और काम करना होगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर सभी को जानकारी है कि न्यूनतम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आते हैं 1 हेक्टेयर की खेती करने। तो बिहार में सबको जानकारी है कितना लाख हेक्टेयर खेती होती है, 50-55 लाख हेक्टेयर खेती होती है। तो इसको जोड़ के एक आप निकाल सकते हैं। बजट कितने का होता है? बजट होता है 4,000 करोड़। तो 100 रुपए में 95 रुपए तो किसान ने लगाया, 5 रुपए सरकार लगा रही है। अगर हम 5 रुपए सरकार के तौर पे न भी लगाएं तो भी खेती चलेगी। ये कोई चौंकाने वाला ये तथ्य मैं नहीं रख रहा हूँ कि सरकार नामक संस्था तो ये 100 साल पुरानी व्यवस्था है ना। बाकी तो खेती गृहस्थी तो आदिम समय से है, लाखों साल। वो सरकारों के भरोसे किसान नहीं काम कर, लेकिन नीतिगत विफलता है। सरकार अपने नीति निर्माण के जरिए किसानों को आज आर्थिक रूप से गुलाम बना, जो आज देश के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के टूल्स के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसान की महंगाई ना बढ़े, इस देश उत्पादन बढ़ा दे, किसान सस्ता चीज बिके इस देश के भीतर, इस देश के औद्योगिक विकास के लिए सस्ता फूड इन्फ्लेशन ना हो, सरकार के बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने के लिए फूड इन्फ्लेशन ना हो, ये तमाम चीजों को नियंत्रित करने के लिए किसानों को ढाल के रूप में सरकार इस्तेमाल कर, और वो उनके उचित मूल्य की रख रखाव, उनकी व्यवस्था पर कोई भी सरकारों का ध्यान नहीं है। केवल और केवल है कि आप इनपुट ले लो और खेती का करो और प्रोडक्शन बढ़ा दो। ये जो नीतिगत जो विफलता है इस भारत के भीतर, ये हमारे लिए बहुत किसानों के लिए चिंता है। कभी जमाने में 80 के दशक तक, 90 तक मैं मानता हूँ, नई आर्थिक नीति आने से पूर्व कहा जाता है उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट कार्य, चाकर, नौकरी को सबसे नीचा माना गया। आज क्या है? आज कांस्टेबल की नौकरी ऊपर हो गई और किसानी का कार्य निकृष्ट कार्य में चला गया। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, सिपाही का बेटा, चपरासी का बेटा चपरासी बनना चाहता है, सिपाही का बेटा सिपाही बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। इसको नट शेल में समझा जा सकता है। आपके बात से ये लग रहा है आप ये मानते हैं जैसे एक थियरी ये उद्योग मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने के कारण बिहार में माइग्रेशन पलायन ज्यादा। तो आप कहते हैं अगर खेती को अगर हम बेहतर बना ले तो पलायन एक हद तक हम पलायन को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, पलायन 2 तरीके का, एक पलायन है लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने का पलायन, पढ़ लिख करके लोग नौकरशाही में जाना चाहते, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो एक वास्तविक पलायन है जिसको हम उसको रोका नहीं जा सकता, इसको बढ़ावा भी देना। लेकिन न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए मजदूर के रूप में जो पलायन है वो बहुत बिहार का भयावह है, जिसको रोका जा सकता है। कृषि के संकट को दूर करके इस संकट को रोका जा सकता है। जब जेलर बाग के जब कॉलोनियों में हम गए, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, जो टूट रहा था, भारत सरकार जो डिमोलिश कर, तो हमने वहां पे हमारे सामने जो लोग थे वो किसान परिवार से लोग आए थे बिहार में। 40 साल, कोई 35 साल, कोई 50 साल पहले वो अपना 1 बीघा, आधा बीघा, 2 बीघा जो जमीन था उसको उन्होंने बेच करके दिल्ली में एक झुग्गी खरीदा था। लोग यहाँ झुग्गियां भी सस्ती नहीं, उसके भी बहुत पैसे लगते हैं। वो भले ही झुग्गिया सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर हो, लेकिन वो अच्छा खासा पैसा देना होता है। और अपने पीछे उस तमाम संपत्ति को त्याग कर करके यहाँ पर आए। अब उनके पास रास्ते बंद थे कि वो जाएंगे कहाँ। उन लोगों का कहना था कि प्रतिदिन हम 8,000 रुपए पर हम नौकरी करते हैं, कोई 10,000, 8,000 से ज्यादा का उनकी आमदनी नहीं थी महीने। अब दिल्ली जैसी जगह में वो कह रहा था कि अब तो जब हमारी झुग्गियां खत्म हो गई, ये तो हम
मिनिमम 5,000 रुपए से कम पर कोई भी हमको कमरा नहीं मिला। और 8,000 उसका 10,000 रुपए आमदनी था। अब 5,000 उसका तो रहन सहन में चला जाएगा, खाने पीने का हिसाब किताब जोड़ने के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, यह संभव कार्य था। ये 10,000 रुपए न्यूनतम लोगों को आमदनी हो तो क्यों गांव से दिल्ली आए, और हम न्यूनतम 10,000 आमदनी नहीं पैदा कर पा रहे। यह हमारी विफलता है। 75 सालों में लोकतांत्रिक सरकारों की विफलता है। पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, केवल राजनीतिक विफलता भी मानता और कलेक्टिवली सोसाइटी को भी मानता कि आपने कैसा निर्माण किया, कैसी दुनिया का निर्माण किया जहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी बिहार के 4 करोड़ लोगों को दूसरे राज्य जाना बहुत पड़ा। बहुत बड़ी बात हैं ये। कई बार लोग कैसे बोलते हैं बिहार के बारे में। मैं खुद ही मुजफ्फरपुर का हूँ और वहाँ बढ़िया मास कॉलेज भोपाल जाके पढ़ना पड़ा। एक एग्जाम्पल भी इसका ये है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, खेती किसानी से बहुत समृद्ध, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योग है, लेकिन उतना समृद्ध नहीं है जितने ये राज्य। तो आपको क्या लग रहा है कि उद्योग को लेकर आगे बढ़ना चाहिए बिहार को या कृषि पे? देखिए क्या है कि कोई भी चीज, देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स जो आजकल के जिसको व्हाइट गुड्स भी बोल, जरूरत तो है क्योंकि आज मोबाइल चाहिए, टैबलेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और घरों के भीतर भी आप देखें खाना बनाने वाला तो ग्राइंडर चाहिए। ये तमाम जो उपभोक्ता जो सामान, ये जीवन को आसान भी बना रहा है और इस पूरी अर्थव्यवस्था को कठिन भी बना रहा है। इसके बिना गुजारा भी नहीं है, इसकी जरूरत है। लेकिन एक बात को बहुत साफ शब्दों में समझा जाना, एग्रेरियन कॉमन ज्यादा सस्टेनेबल है। हम खेती गृहस्थी जो कर, तो हमारे भोजन और हमारे कपड़े उसी खेती गृहस्थी से कपड़े पहनते हैं तो कपास कहाँ से है, उसी खेती गृहस्थी से आता है। तो कपड़ा और भोजन तो उसी से आता है, और तमाम जो इंडस्ट्रियल गुड्स में भी बहुत सारी चीज वहां से खेती गृहस्थी से उभर कर आता। उसका ही अगर हम ठीक से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम कुटीर उद्योग या उसको हम लघु उद्योग के रूप में जब हम विकसित करते हैं तो रोजगार सृजन होता है, और इस रोजगार सृजन के जरिए लोगों को रोजगार भी मिलता है और कृषि क्षेत्र में आमदनी भी बढ़ता है। इसको हम भारत के भीतर भुला दिए, हम अमेरिकी मॉडल की तरफ जा गए जहाँ उनकी आबादी बहुत कम है और उनके पास भूगोल बड़ा है या रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है नेचुरल, तो उनके पास उनको ऑटोमेशन करना पड़ता है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, उनको डेटा सेंटर चाहिए, उनको रोबोट चाहिए, उनको ये तमाम चीजों की जरूरत है क्योंकि इंसान वहाँ कम है, तो इंसान की जगह पे मशीन लगानी पड़े। लेकिन हमारे भारत के भीतर जब इंसान उपलब्ध है तो हम मशीनीकरण अगर ज्यादा करेंगे तो इंसान बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार इंसान, मशीनें बेरोजगार होंगी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इंसान जब बेरोजगार होगा तो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, कोई ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट। तो ये भारत को दूसरे नजरिए से देख, बिहार को दूसरे नजरिए से देखना होगा। इसका डेवलपमेंट का मॉडल अलग, और ये मॉडल आता है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये तीनों को आप जब बैलेंस करेंगे तो आप बेहतर भारत को चला पाएंगे और बिहार को चला पाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है भारत को और बिहार को। आपको आपकी पार्टी ने किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया है, सबसे पहले बधाई। उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि नीतियों में समस्या है, तो अगर आपको फिर से दोबारा कृषि मंत्री बनाया जाए बिना किसी रोक टोक के, आपको एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन सबका अधिकार, तो बिहार में पलायन और कृषि की दिशा और दशा बदलेगी? निश्चित तौर पे व्यापक पैमाने पर आप देखेंगे सोसाइटी के भीतर इतने सक्षम लोग खेती गृहस्थी को भी अच्छी तरह से वो समझते हैं और खेती के व्यापार को भी समझते हैं। यह दोनों को ठीक कर आप निश्चित तौर पे पलायन को आप 25-30% घटा सकते। कुछ पलायन अच्छे शिक्षा व्यवस्था के जरिए भी आप घटा सकते। बिहार में आज पूरी दुनिया सर्विस सेक्टर पर अर्थव्यवस्था 100 रुपए में 60 रुपए सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं पैसे, 20 रुपए मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल गुड्स के जरिए आ रहे हैं और 20 रुपए उसको आ रहे हैं एग्रीकल्चर। तो ये सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर के लिए फ्यूल क्या है? सर्विस सेक्टर के लिए फ्यूल है एजुकेशन। अगर हम ठीक से एजुकेशन को हम ठीक करें और हेल्थ सर्विसेज को ठीक करें तो जितने बीपीओ हैं, कॉल सेंटर्स हैं, जो बेंगलोर में जाके हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जो हैदराबाद में कर रहे हैं, वो हमारे बीपीओ सेंटर बिहार में लग सकते हैं बड़े स्तर और करोड़ों लाखों लाख करोड़ों लोगों को हम लोग यहीं से रोजगार दे सकते। या डेटा सेंटर हम खड़ा करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ा करें, जो कुछ है वो बिहार में क्यों संभव नहीं? इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर की स्टेबिलिटी ठीक करना होगा, उसकी क्वालिटी को लेकर के, उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर के, उसको रेट को लेकर के इसको ठीक करना होगा बिहार में। और जो एक नगर बसाना होगा, शहर, क्योंकि वो
जो आईटी जो सिटी होते हैं, थोड़ा उसकी सड़कें, थोड़ी उसकी सीवरेज, उसके जो बैकबोन में जो चलता है उसका इंटरनेट जिसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड, ये सारी चीजों को थोड़ा ठीक करना होगा। और इसकी लागत बहुत नहीं आती। आप एक गंगा में 5,000 करोड़ का पुल बनाते हैं तो ठीक है, लाखों लोग यात्रा करते हैं, यात्रा को सुगम बनाता है। लेकिन आप 5,000 करोड़ रुपए का एक आईटी सिटी बनाते तो उससे लाखों लोग को रोजगार पैदा हो। ये तो प्रायोरिटी को ठीक करने का विषय है। अगर आप प्रायोरिटी को ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप अंधे दौड़ में शामिल। पटना में आप देख लीजिए 6 मेगा ब्रिज बन, 6 मेगा ब्रिज को जोड़ दीजिए तो 20 से 25,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं केवल पुल में, पटना में। लेकिन वहीं पर आईटी सिटी के लिए आप 10,000 8,000 करोड़ रुपया नहीं जुगाड़ कर रहे। तो ये प्रायोरिटी का भी विषय है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कट मनी आता है सिस्टम चलाने वाले लोग। लेकिन आप आईटी सिटी बनाते हैं तो उसमें कट मनी नहीं आता, क्योंकि वो लोग नौकरी करने वाले लोग नौकरी करेंगे, तनख्वाह लेंगे, घर जाएंगे, वो किसी को घूस नहीं। ये प्रायोरिटी को सेट करने का। इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहेंगे सर, और आपसे इस पे राय भी लेंगे कि जो आईटी सिटी बन रही है या जो जो पुल पुलिया बनते हैं, सड़क निर्माण होता है, तो सरकार इसको एक उपलब्धि के तौर पे दिखाती है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा कहना है कि जो बौद्धिक क्षमता है वो आम लोगों का हम बढ़ने नहीं देते, जो बेसिक जरूरतें हैं उसको बढ़ने नहीं देते, ताकि आप इंटेलेक्चुअली आपको नीचा ही रखा जाए। एक राजनेता के तौर पे आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि जब छोटे कद के लोग, उसकी जो बौद्धिक कद है, जब छोटा कद के बौद्धिक कद के लोग, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले लोग जब ऊपर जाएंगे तो यही सोच उभर के आएगा। बिना ज्ञान के कोई बदलाव ही नहीं हुआ। आप भगवान बुद्ध, महावीर, जैन से लेकर के आज तक कि जितने भी समाज के जो निर्माण करता थे, बदलाव के वाहक थे, वो बहुत ही विद्वान लोग थे। और एक बहुत, हम उस धरती से आते हैं, बिहार से, जहाँ बुद्ध राजा थे और राज को उन्होंने त्याग दिया था। वो जानते थे कि हम राजा के रूप में हम सोसाइटी के भीतर हम बदलाव नहीं ला सकते, तो उन्होंने सन्यासी होने का निर्णय लिया और व्यापक बदलाव लाया समाज के भीतर। हम जहाँ से सांसद हैं बक्सर से, वहाँ विश्वामित्र की कर्म भूमि मानी जाती है, जहाँ भगवान राम की ज्ञान भूमि मानी जाती है। तो विश्वामित्र शिक्षक नहीं थे बाय बर्थ या बाय प्रोफेशन, वो राजा थे। और उन्होंने राज को चलाते हुए महसूस किया कि बिना ज्ञान का बदलाव नहीं होगा, इसीलिए राजा का पद उन्होंने त्यागा और वो शिक्षक के रूप में आ गए। तो कुल देखें, बिहार या भारत कब सिरमौर था? जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे ताकतवर विश्वविद्यालय थे हमारे पास। जब दुनिया को क ख ग भी नहीं आता था, तब हम यूनिवर्सिटी चलाते थे। और यूरोप तो माना ही गया था कि 12वीं 13वीं सदी में यूरोप तो सभ्य तरीके से जीना सीखा, नहीं तो वो हमेशा युद्ध लड़ते थे, क्रूसेडवार, धर्म युद्ध, इस्लाम वर्सेस ईसाइयत की लड़ाई चलती रहती थी, लाखों लोग मारे जाते थे हर साल, भूख से मौत होती थी, खाने बिना मर जाते थे लोग। लेकिन उन लोगों ने 13वीं सदी में, यूरोप के लोगों ने स्कूल कॉलेज बनाना शुरू किया और 17वीं सदी आते आते वो दुनिया पर राज करने लगे। हम भी बिहार के लोग, भारत के लोग राज कर रहे थे मध्य एशिया तक, जब हमारे पास पावरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। तो हम सब लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और आगे भी भविष्य की योजनाओं में डेवलपमेंट के जो फंडामेंटल टूल्स हैं, आज भी हमारे विमर्श से बाहर है। एक पुल बनना विमर्श में है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनना विमर्श में नहीं होना भी ये बौद्धिक दिवालियापन का संकेत है। और मीडिया में भी विमर्श नहीं हो आना, ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। पॉलिटिकल सिस्टम में विमर्श में नहीं आना, ये चिंता का विषय है। लोगों की है इच्छा कि बदलाव के लिए शिक्षित होना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन इसको जो कन्वेंशनल मीडिया है वो ब्लैकआउट कर रखी है इन मुद्दों को। एक और कृषि के बाद बिहार में जो एक और बहुत बड़ा सेक्टर है वो है स्वास्थ्य का। आप 1 अगस्त को लोकसभा में आप क्वेश्चन भी उठाए थे इसको लेकर कि बिहार और मध्य प्रदेश और पूरे बिहार का तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने मांगा था कि 1 डॉक्टर पे कितने पॉपुलेशन है, इसका रेशियो आप 1 अगस्त को लोकसभा में मांगे थे।
तो लोगों का ऐसा मानना है कि बिहार में वेंटिलेटर नहीं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो आंकड़े हैं वो रोज की अखबार की खबरों के हेडलाइंस है। वहाँ पीएमसीएच के हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ते सोए हुए हैं। मरा हुआ तो छोड़िए, जिंदा इंसान को चूहों ने काट लिया, कुतर दिया। ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था का आलम है। अब बिहार में अभी भी न्यूरो सर्जरी नहीं है, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट नहीं है। इस तरह की जो क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है उसकी कोई समाधान बिहार में नहीं है। पूरे बिहार के लोग हर साल 50 लाख लोग दूसरे राज्य में इलाज के लिए जाते हैं और पूरी अपनी जायदाद संपत्ति गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है और वो मृत वापस लौटते हैं। ज़्यादातर उसमें जिंदा नहीं बचते, क्योंकि इलाज दूर होने से, दूर जगह जाने से, ट्रेनों में असुविधा के चलते रिजर्वेशन टाइम से नहीं मिलता। कैंसर जैसे रोगी को जो आज इलाज शुरू होना चाहिए वो अव्यवस्था के चलते उसका इलाज 1 महीने बाद शुरू होता है। तब तक उसको 3rd स्टेज 4th स्टेज में पहुंच जाता है, पैसा भी लग जाता है और इंसान भी नहीं बचता। ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अभी मैं कहा ना कि हमारे लिए अभी कोई इंटरव्यू ले रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ रेल लाइन और रोड की बात की। मैंने कहा कि रेल लाइन और रोड तो हमको 2 साल बाद भी बना देना, ये हमारे लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो दे दो बिहार के लिए, 5-6 एम्स दे दीजिए बिहार के लिए। हमारे 50 लाख लोग तो इसी तरह से पलायन रुक जाएगा उनका। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिल्ली घर बना रहे हैं लोग आजकल, जो थोड़े जो संपन्न हैं, नौकरी चाकरी से रिटायर हैं, शिक्षक से, सिपाही से, वो भी बनारस में घर बनाता है, रांची में घर बनाता है, केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कि बीमार होंगे तो इलाज करा लेंगे। तो पूरी व्यवस्था के जो जड़ता है बिहार में, उस जड़ता को दूर करने के लिए जो प्रिंसिपल जो है वो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बदलाव चाहिए। 50 लाख पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं हर साल। हर साल नहीं, माने उसको हर साल 10 लाख लोग जाते हैं और आप देखें तो 5 साल 6 साल बाहर रहते हैं तो 50 लाख लोग हमेशा लगभग बिहार के लोग पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं। 50 लाख स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर रहते हैं। 3 करोड़ करीब करीब लोग बाहर रहते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। बिहार में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग कहिए तो रोजगार है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर तो एकदम नागन्य है। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो सरकार और सत्ता पे तो है ही, कलेक्टिव फेलियर तो है ही। लेकिन एक बतौर सांसद आपकी क्या पहल हुई है इस दिशा में? रोजगार को लेकर के एक अलग धारणा है। रोजगार होता क्या है? रोजगार एक सम्मान का भी विषय है और रोजगार एक जीविका का भी विषय है। बिहार में आप खेतों में काम करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो भी आपको करीब करीब 10,000 रुपये, 300 रुपये से ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन आपकी जीविका चलेगी, सम्मान नहीं। क्योंकि आप खेतों में काम करते हैं तो उसको असम्मान माना जाता है। तो अब वो लोग जो उस इलाके के लोग हैं वो लोग अपने दूसरे राज्य में जाते हैं, करते इसी काम को हैं। पंजाब के खेतों में, तमिलनाडु के खेतों में, केरल के खेतों में काम करते हैं बिहार के लोग। पैसा उतना ही मिलता है जितना बिहार में उनको मिलता है, लेकिन चूंकि ये सम्मान नहीं है, ये व्यवस्था में इस रोजगार को सम्मानजनक बिहार में नहीं माना जाता है। हम फ्यूडल सोसाइटी हैं और फ्यूडल सोसाइटी में शारीरिक श्रम को हे दृष्टि से देखा जाता है। ये माइंडसेट बदलने का एक मामला है। इसको हम बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम। एक समय के साथ इम्प्रूव करना चाहिए कि खेतों में काम करने वाले लोग को माना जाता है कि ये किसी काम के लायक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वही दूसरे राज्य में चूंकि उनको कोई समाज सोसाइटी का देख नहीं रहा है, तो गांव देहात में जो है वहां पे कहता कि मेरा परिवार कमाने गया है, मतलब नौकरी करने गया है, तो वो मजदूर की जगह नौकर बनना चाहता है। दोनों के डेफिनेशन में बहुत डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन अब जो स्थानीय जो भाषा में स्थानीय जो समझ है उसमें नौकरी और मजदूर
को कैटेगोरिकली नौकरी को सम्मानजनक है, और नौकरी वही है जो दिल्ली में क्या नौकरी मिलती है लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग बिहार के लोग आके यहाँ कंप्यूटर चलाते हैं। कोई ड्राइवर है ऑटो का, कोई टैक्सी का है, कोई स्टेशन पे ठेला खींच रहा है, कोई कुली का काम कर रहे हैं, कहीं सफाई कर्मी के तौर पे बतौर काम कर रहे हैं। और इस शहर को चलाने के लाखों जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, तो आप देखे होंगे एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन के पास चले जाइए, किसी आ, कोई आप चले जाएं जो मल्टी फ्लैट हैं उसके दरबान के रूप में, वो मोस्टली बिहार के लोग आए हुए लोग हैं। और हम लोग पूछते भी हैं कि आप यहाँ क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ कोई नहीं पहचानता है तो ये काम हम लोग कर लेते हैं, गांव देहात में लोग बदनामी होगा हम ये सब काम करेंगे तो लोगवा का कहीं एक बड़ा विषय है। राष्ट्रपति हमारे थे, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, तो गांव में वो गए तो काफ़ी उनके साथ अपने माँ से मिलने के लिए, तो काफ़ी लोग साथ में सिक्योरिटी और सब लोग गए। कहा कि तो गांव की महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि राजेंद्र पढ़े में बहुत ठीक रहा, लेकिन थोड़ा और ही मेहनत के लिए रहता तो दरोगा बन गई रहता। तो बिहार के भीतर रोजगार के लेके और पदों को लेकर के अलग अपनी एक नैरेटिव है। दरोगा बड़ा होता है उनके नजर में राष्ट्रपति से। और ये कोई जुमला नहीं है, उस इलाके में कोई भी बता देगा, भोजपुरी भाषा भाषी इलाके में, कि थोड़ा और मेहनत के लिए रहता तो दरोगा हो गया रहता। राष्ट्रपति उतना बड़ा नहीं सोचता बिहार के लोग कि राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बड़ा, दरोगा ही उनके लिए बड़ा होता है, नौकरी बड़ा होता है। तो ये जो सोसाइटी का जो माइंडसेट है, मैंने कहा कि फेडरल सोसाइटी है हमारी, वो एक माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है कि जो काम हम अपने खेत पर कर सकते हैं उसको न करके हम पंजाब के खेतों पे काम कर रहे हैं। तो एक बदलाव आएगा एक समय के साथ। वो शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। जब हम थोड़ा बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ये तमाम जो दुर्गुण है ये समाप्त होगा। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार की उन मूलभूत समस्याओं पर जिसको लेकर आप हमेशा लड़ते रहते हैं। अब आते हैं अभी वर्तमान के डेवलपमेंट्स पे। बिहार में एसआईआर आ रहा है जो चल रहा है, आप उसके लिए आपकी पार्टी और इंडी गठबंधन का वहाँ चला भी है, आप उस यात्रा के संयोजक भी थे। अब मुझे लगता है अगले महीने तक चुनाव आयोग की नोटिस भी आ जाएगी उस चुनाव को लेकर। आपको क्या लग रहा है, यह जो मुद्दा है एसआईआर का, ये आम लोगों पर असर डाल पाएगा? एसआईआर का जो मुद्दा है या एसआईआर की जो समस्या है, यह मुद्दा आम लोगों का है, खास लोगों का नहीं है। खास लोगों की समस्या होती तो हम लोग इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हम आंदोलन में नहीं जाते। बेसिकली जब हम 75 साल पहले, 80 साल पहले जब हम लोकतंत्र को एडॉप्ट किया हम लोगों ने, तो एडॉप्ट करने में हम लोगों का जो सबसे जो फंडामेंटल था वो है वोट का अधिकार। और वोट के अधिकार पे बहुत विस्तृत चर्चा हुआ था। उस समय भी तत्कालीन हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी संस्थाओं ने कहा था कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, या तो पढ़े लिखे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए या फिर जमींदारों को, जमीन के मालिकों को। लेकिन हम लोगों ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को चुना। यूरोप में भी सबको यूनिवर्सल राइट नहीं था वोटिंग राइट में, बहुत बाद में वहाँ पे भी सबको यूनिवर्सल वोटिंग राइट मिला। अमेरिका के भीतर भी गोलेकारे का डिफरेंसेस था। यूरोप में भी जमींदारों और महिलाओं को वोटिंग राइट्स बहुत जगह नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने डे वन, हम लोकतंत्र की जो शुरुआत करते हैं हम यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स के जरिए करते हैं। और आज जो वर्तमान जो सरकार है और चुनाव आयोग यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को समाप्त करने के लिए ये पुनर्निरीक्षण शुरू किया। सवाल है कि हम अगर वोटर नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? हम भारत के नागरिक भी नहीं कहलाने का हक रखते। भारत के हर वयस्क वयस्क नागरिक को मताधिकार है। और अगर इस वोटर लिस्ट से हम बाहर हैं तो यह हमारे चिंता का विषय होना चाहिए। और ये पूरा एसआईआर लोगों को बाहर निकालने की लड़ाई थी, जोड़ने का नहीं।
जबकि हमेशा हमारा पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है वोटर्स जो बाहर रह गए सिस्टम से उसको भीतर लाना, और ये पूरा अभियान भीतर मतलब मतदाता सूची से बाहर निकालने का अभियान चला रहे थे। और जिन तर्कों और तथ्यों की बात कर रहे थे वो सब काल्पनिक थे। विदेशी नागरिक का सवाल, पहली बार इतने बड़े अभियान में मुश्किल से जो खबरें हैं, अभी डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, मुश्किल से 2-3 खबरें हैं विदेशी नागरिक के मतदाता भारत में या बिहार में बनने का, 2-3 खबरें हैं, वो भी अभी कंफर्मेशन आने होंगे। क्या 13 करोड़ में 3 लोग को चुनने के लिए आपने इस तरह का कत्लेआम किया? कत्लेआम मैं मानता हूं। आप डेथ वारंट पे साइन करते हैं मतदाता सूची से बाहर ले जाकर के, जिससे आपके जमीन के अधिकार छिन जाएंगे, जिससे आपको सारी सरकार की सुविधाएं सब्सिडी बंद हो जाएंगी, क्योंकि भारत के नागरिक के बतौर ये सब सुविधाएं आपको हासिल है, और आप मतदाता सूची में नहीं होना, आप संदिग्ध की सूची में हैं। और हम लोगों ने कहा भी कि अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसको आप चिन्हित करें। ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, यह काम गृह मंत्रालय का है, और उनको डिटेंशन सेंटर ले जाए और सुनवाई के बाद उनको डिपोर्ट करें। क्या ये पूरी कार्रवाई कवायद हुई? कहीं कुछ भी कवायद नहीं हुआ, सिवा जो लोग बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में गए थे रोजगार के लिए, उनको शिफ्टिंग के नाम पे आपने वोट काट दिया, आपने जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया, और डबल वोटर लिस्ट में नाम काटने के नाम पे, जबकि अभी भी व्यापक पैमाने पे डबल मतदाता बिहार में है, जिसका साक्ष्य मैं इलेक्शन कमीशन को दे चुका हूं। तो इलेक्शन कमीशन भी वही कह रही है जो आप कह रहे हैं कि हम जो इलीगल वोटर्स है उसको हटा रहे हैं। तो आप लोगों को समस्या किस बात पे, प्रोसेस पे है, डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं उस पे है, या किस पे? हम उसके उद्देश्यों पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, हम उसके लागू करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम वैध दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को नहीं मानते, लेकिन इसी आधार कार्ड पे के आधार पे बने हुए दूसरे दस्तावेज को आप वैध मान रहे हैं, पासपोर्ट को वैध मान रहे हैं, बैंक अकाउंट को वैध मान रहे हैं, लेकिन ये सारे दस्तावेज तभी बनते हैं जब आपके पास आधार कार्ड होंगे। अब इसके लिए हम लोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट का शरण में आना पड़ा, और 2 महीना लड़ने के बाद जाके हमको आदेश मिला। तो ये जो चूहा बिल्ली का खेल इलेक्शन कमीशन बिहार के मतदाताओं के साथ किया, इस बात को पूरे जीवन काल तक बिहार के लोग इस बात को भूलेंगे नहीं। जो नई पीढ़ी है आज, उसको लोकतंत्र में भागीदार बनने से वंचित करने का जो षड्यंत्र इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने किया है, इस बात को बिहार भूलेगा नहीं, निश्चित तौर पर दंड देने का काम करेगा। तो इसमें आप भाजपा को क्यों टारगेट, जैसे वोटर्स कटेंगे तो भाजपा के भी कटेंगे, जेडीयू के भी कटेंगे, आपके भी कटेंगे, तो भाजपा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सवाल ये है, सत्ता को चला कौन रहा है? सत्ता को चला रहा है भाजपा, और भाजपा ने पार्लियामेंट में बहुमत की आड़ में इलेक्शन कमिश्नर को बदल दिया। इलेक्शन कमिश्नर को बदल दिया, इलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट पॉलिसी को बदल दिया, और वो भाजपा के आइडियोलॉजी, आरएसएस के आइडियोलॉजी के आधार पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करवाने में कामयाब रहे, और उसका अब वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, एक और इस पे करेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ के बारे में टिप्पणी की गई थी यात्रा के दौरान, उसको आप कैसे देखते हैं? कौन लोग टिप्पणी किए थे? तो भाजपा तो कह रही है कि आप ही के पार्टी के लोग थे। हमारी पार्टी का कौन आदमी किया था टिप्पणी? ये तो हम लोग भी पूछ रहे हैं लोगों से कि हमारी पार्टी का कौन कार्यकर्ता, नेता तो छोड़ दीजिए, कौन कार्यकर्ता? जब वो पकड़ा गया वो आदमी, तो भाजपा को कार्यकर्ता निकला। ये जो आरएसएस भाजपा की जो स्लीपर सेल हैं, घूमते रहते हैं भेष बदल करके, कभी दंगा फसाद में दिखते हैं सब, कभी इस तरह की गाली गलौज में दिखते हैं सब। ये खुद ही अपने लिए करवाते रहते हैं, मीडिया के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। मतलब आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है वो? ये बात तो उसकी गिरफ्तारी के समय ही पता चल गया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। अच्छा, राजनीति में सूचिता के मुद्दे पे भी आप खुलकर बोलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप ही के पार्टी के पूर्व मंत्री, विधायक भी रहे हैं वो, अभी बरी होकर आए हैं केस में, वो तेजस्वी यादव के पत्नी को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहुत छोटा कार्यकर्ता नेता है,
जब देश के प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे के कार्यकर्ताओं से मुझे बहुत उम्मीद नहीं रहती। मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के लोग वक्तव्य देते हैं। अब लेकिन प्रधानमंत्री भी इसी तरह के वक्तव्य दे रहे हों, आखिर उससे बड़ा कौन पद उनको मिलेगा? क्या हम लोग उस पद पर, गरिमामय पद पर रहने वाले लोगों ने जर्सी गाय नहीं कहा था महिलाओं को? क्या उन्होंने हाइब्रिड बछड़ा नहीं कहा था? क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा था? जब देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह के राखी सावंत जैसा स्टाइल में बयान देते हों, तो नीचे के वो नेता और कार्यकर्ताओं से मुझे बहुत उम्मीद नहीं रहता। एक और जो पब्लिक डोमेन में चल रहा है, वो ये है कि अभी तक मतलब आप समाजवादी हैं और आपके रहन-सहन में भी दिखता है ऐसा। लेकिन अगर भाजपा वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप उनको इसी भाषा में जवाब देंगे? हम लोगों ने कौन जवाब दिया इस भाषा में? हमारे समाजवादियों ने कोई कौन भद्दी बात कहा किसी के खिलाफ? कोई एक भी उदाहरण बताएँ? अच्छा एक और चूँकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है लेकिन इसको भारत को लेकर भी ट्विटर पे खूब चल रही है, जो एक्स अब ट्विटर पहले था अब एक्स हो गया है, कि नेपाल में तख्ता पलट हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर भारत की भी सत्ता अगर निरंकुश होती है, तो यहाँ भी ऐसी आंदोलन किया जा सकता है। आप इसको जायज़ ठहराते हैं? नहीं, मैं इस पूरे आंदोलन को मैं जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ। ये कोई तरीका नहीं है। आप आंदोलन होंगे सत्ता के खिलाफ, लेकिन आंदोलन सत्ता को बेदखल नहीं कर सकता। उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, उसमें आप चुनते हैं और आपको अपनी बात रखने का अधिकार है पब्लिक डोमेन में आकर। लेकिन आप सरकार को बंधक नहीं बना सकते और सरकार को बेदखल नहीं कर सकते, इससे अराजकता फैलेगी। ये वहाँ हो या कहीं भी दुनिया में इस तरह की ताकतें हैं, वो हैं तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ही वो। ये नहीं मानता कि वो कोई नई दुनिया के लोग आए हैं, वो इसी दुनिया के लोग हैं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। लेकिन स्टेट विद स्टेट को थ्रेट भी है वो। स्टेट को आप सब्स्टिट्यूट क्या दे सकते हैं? अगर स्टेट नहीं रहेगा, सत्ता नहीं रहेगी, तो फिर उसके बदले में आप कौन चीज़ आप वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं। जब सत्ता को बेदखल करना चाहते हैं आप फोर्सफुली, तो उसके बदले में दूसरी कौन सत्ता आएगी? कौन मॉडल होगा? इन लोगों के पास कोई मॉडल नहीं है जो इस तरह के आंदोलन में शरीक है। हम भी किसान आंदोलन में थे, 13 महीना यहाँ बैठे थे। हमें थोड़ी ना कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और सत्ता से बेदखल करिए। हम तो कह रहे थे कि मेरे खिलाफ जो कानून पास किए उसको हटा दो। हम 5 लाख लोग बैठे थे कि नहीं दिल्ली को घेर करके, एक ऐसे सत्ता के अहमन्य सत्ता के खिलाफ जो ऐसे कानून बना रहे थे जो किसानों के डेथ वारंट थे। और हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि पार्लियामेंट पर चढ़ जाएंगे, पार्लियामेंट को तोड़ देंगे, प्रधानमंत्री का गला दबा देंगे, हमने कभी नहीं कहा। और हम लोगों ने इस सरकार से वो जो खराब कानून था वापस कराने का काम किया और हम वापस चले गए अपने खेतों पे। हमने तो पार्टी नहीं बनाया, हमने तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी तो नहीं ठोका आकर के। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी हमने शामिल होने से मना कर दिया किसानों ने कि हमारा काम नहीं है, जो राजनीतिक दल है वही चलाएं। हम निश्चित तौर पे, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे वहां नहीं था, मैं किसान के प्रतिनिधि के तौर पे था आंदोलन में। हम जरूर राजनीतिक प्रणाली में हमने शरीक होने का, या मेरा व्यक्तिगत था। बाकी कोई भी हमारा देखे होंगे संगठन वो चुनावी राजनीति से दूर रहता है, भारतीय किसान यूनियन हो जितने भी लोग। चूँकि ये लास्ट पॉलिटिकल सवाल है और वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव चलती है आम लोगों के बीच। वो ट्विटर पे भी खूब चलती है, ऑनलाइन भी। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके पार्टी के ही विधायक हैं मनेर से भाई वीरेंद्र, उनकी सदन में भी एक बयान हुई कि यह सदन किसी के बाप का नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट वायरल हुआ। सदन के बाहर भी वो कुछ लहज़े इस्तेमाल कर रहे थे अगले दिन शायद, वो वीडियो भी खूब वायरल हुई, जो किसी को कुछ अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे। उनकी एक सचिव के साथ वायरल हुई।
लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे ही आपकी पार्टी सत्ता में आती है, आप जिन बातों को खारिज करते हैं, उन्हीं का सहारा लेकर राज करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। आप भाई वीरेंद्र जी की जो बात चर्चा लाए, तो बेचारे वो विपक्ष में हैं। ये तमाम बातें विपक्ष में रहते उन्होंने कहा है, सत्ता में नहीं रहते हुए। ये आपने इसको ठीक से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वीरेंद्र जी तो विपक्ष में है ना। ये विधानसभा के भीतर भी जो कहा था और जो वहां भी कहा था। दूसरी बात है कि आप केवल शब्द को लेकर के खड़ा हैं, आप संदर्भ को गायब कर रहे हैं। किन संदर्भों में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया? संदर्भ क्या था कि एक गरीब महिला पति के मृत्यु के उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वह 2 महीने से दौड़ रही थी, जो भी ग्राम सेवक था। और जब वो थक गई, वो 2000 मांग रहा था। इस नीतीश कुमार के राज में जन्म प्रमाण पत्र तो छोड़िए, मृत्यु प्रमाण पत्र के भी पैसे लगते हैं। तो वो गई, 500 रुपए भी दी थी उसको घूस में, उसके पास उतने ही थे। तो गई नेताजी से कही भी भाई वीरेंद्र जी से की मदद करिए। उन्होंने जब टेलीफोन लगाया तो पहचानने से इनकार कर रहा है, जबकि साफ प्रोटोकॉल लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी, वो तो बहुत छोटा कर्मचारी है, चीफ सेक्रेटरी को भी यह ड्यूटी है कि मैं कॉल करूं जनप्रतिनिधि के तौर पे तो सर्वप्रथम उसको सम्मानजनक शब्द से संबोधित करना है, जो भी प्रणाम करे नमस्कार करे जो भी है, और फिर उसकी बात सुनी जाए। प्रणाम नमस्कार तो छोड़ ही दीजिए, कहा कौन भाई वीरेंद्र, कहाँ का विधायक, ये तो अहमन्यता की सीमा। संदर्भ यह था। अब इस संदर्भ में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल जो किया वो थोड़ा कड़े थे, वो हो ही जाते हैं। कोई भी सड़क पर तो आजकल साइकिल भी आपकी गाड़ी में सट जाती है, तो भी आप देखते होंगे निकल करके गाड़ी वाला साइकिल वाला को गाली देता है कि अंधा है क्या तुम। ये पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। आप ही निकलेंगे बाहर, आपका कैमरा कोई तोड़ देगा तो आप गुस्से में जरूर 2 बात उसको सुना देंगे। तो ये परिस्थिति जन्य बयान थे, ना कि उनके कोई अस्थायी बयान है। मैं समझ रहा हूँ आपके लोग आपको बाहर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन 2-4 निजी सवाल और लेकर और फिर इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करेंगे कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो मीडिया डोमेन में और आम जनमानस में ये है कि आपकी पढ़ाई को लेकर चर्चा है, आपकी पॉलिटिकल करियर जो बीजेपी से शुरू हुई वहाँ से चर्चा है। उसके पीछे बीच का जो फेज़ है वो एकदम विलुप्त है। आप थोड़ा-सा प्रकाश डाल पाएँगे कैसे आप राजनीति में आए पढ़ाई करने के बाद? देखिए, राजनीति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था। सामाजिक जीवन में जाना कोई जरूरी नहीं है कि वो राजनीति ही करे, मतलब चुनावी राजनीति। महात्मा गांधी कौन चुनाव लड़े? जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए महात्मा गांधी, तो थोड़ा दिन प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस के ही चलते वो अफ्रीका भी गए, फिर वहाँ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वो संघर्ष किए। लेकिन अफ्रीका में तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते थे। फिर वापस भारत आए, फिर यहाँ पे भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने तो कोई पद लेने से इनकार कर दिया। तो सामाजिक, जब आप एक इंसान के तौर पे एक सामाजिक प्राणी भी हैं, और जब समाज के भीतर अगर कोई संकट हो तो उसका सुलझाने की जिम्मेदारी इंसानों पर ही है, ना कि कोई सुपीरियर पावर आएगी। सुपीरियर पावर मीन्स कि कोई अमेरिका से तो नहीं आएगा बिहार की समस्या सुलझाने। हम अगर असंतुष्ट हैं, किसी के लिए भी बात, अपने दर्शकों के लिए भी, कि अगर सिस्टम में करप्शन है या सिस्टम में विचलन है तो आपको आगे आना होगा उसको ठीक करने के लिए। ये कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है। इंसानों को मशीन के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। और जब से मशीनों का इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है, तो देखिए ना इस तरीके के आंदोलन आ रहे हैं। जेन जी जनरेशन की बात हो रही है, तो एक न्यू टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने सुना। इससे पहले कोई मिलेनियर होते थे, और अब जेन जी बेटा कोई नया जनरेशन आने वाला है। ये हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो इन्होंने शब्द दिया है, इसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत के जरिए जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनको संचालित कौन कर रहा है।
जो अभी तक बात उभर कर आ रही है वो टेक्नोलॉजी इसको संचालित कर रही है। इनका कोई लीडर नहीं है, इनका जो टीचर है वो इंसान नहीं है, इनका टीचर टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टिकटॉक है, जो गेमिंग्स हैं, जो पबजी है, ये उनको ट्रेंड कर रहा है। और एक नई दुनिया ये बन रही है इनके बीच में, जो गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जो यूजर हैं, जो न्यू जनरेशन, न्यू बॉर्न लोग, और उसके गिरफ्त में है। मशीनें उनके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, मशीन कंट्रोल कर रही है इनको। तो ये मैं रॉन्ग, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शुरुआती मेरे ओपिनियन है, हो सकते हैं कि इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन करने के बाद हो सकता है कि इसको हम अलग मेरे ओपिनियन आए। आपके पिता जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी लोग थे। ऐसा कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा और उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो एक बात बोल कर गए थे राबड़ी देवी को कि बिना जगदा भाई से पूछे कोई पेपर साइन नहीं करने के लिए। आपके पिता इतने करीब थे लालू परिवार के, फिर भी आप और बक्सर के लोग, मैंने 3-4 लोगों से बात करी, सबने ये बताया कि जब आपके पिता सांसद बने तो पर्दे के पीछे जो आदमी सारा कुछ मैनेज कर रहा था वो आप थे। फिर आप ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आप भाजपा चले गए? देखिए, बेसिकली जो सवाल और उसके लोगों के सवाल, जिन सवालों के आधार पे आपका सवाल है, बेहद सतही है। देखिए, चुनावी राजनीति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। जो देश के सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग जब भी निरंकुश होने का प्रयास करते हैं, उसका प्रतिरोध एक इंसान के तौर पे करना ही पड़ता है। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियां थी देश की, जो आज की परिस्थितियां हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। सत्ता जब निरंकुश होगी तो हम इस बिना पर हम मौन साध लें कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं इसीलिए हमको मौन साध लेना चाहिए, हम सत्ता के समर्थक हैं या सत्ता के विरोधी हैं, ये अपने आप में मैं इस विचार से सहमत नहीं रहा। भारत में लोकतंत्र अपनाया गया तो माना गया कि बहुदलीय लोकतंत्र के ही जरिए इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। तो दलों की भूमिका ड्राइवर की नहीं है, व्हीकल्स की है। ड्राइवर तो उसको जो लीडर्स हैं वो ड्राइव करेंगे और दल उसके व्हीकल्स हैं। तो ये जो कहना, अगर हम भाजपा में गए होते उस दौर में जब वो सत्ता में होती, तो मैं माना जाता कि मैं सत्ता लोभी और लालची आदमी हूं। सत्ता की लोभ लालच में भाजपा में नहीं मैं वो गया। तो सत्ता आप छोड़े मंत्री बनने के बाद। मैं वही कह रहा हूं, उसी कोरिलेशंस को देखें, जवाब उसी में निकलेगा। जो मैं 22 में इस्तीफा दिया और 2010 का जब विधानसभा चुनाव लड़ा भाजपा से, तो उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, केंद्र में भी और बिहार में भी। और उस समय के दौर में जो सत्ता में बैठे हुए शीर्ष पर करप्शन के कई चार्जेस थे और कई तरह के अवमूल्यन था सोसाइटी के भीतर न्यू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के जरिए। तो हम लोगों ने उसको चुनौती दिया और मैं आज उसकी जगह जो आए लोग जिनको हम रिप्लेस कराए, वो आज उससे भी भयावह स्थिति पैदा कर दिया देश में। तो ये कौन ठीक करेगा? आप जब कैरियर के रूप में देखेंगे तो लगेगा कि भाई पार्टी में के तौर पे भाई हमको इसी तरह से चुपचाप रहना है। पार्टियां भी कभी कभी एक किसी टाइम फ्रेम में मौन साधने का काम कर लेती हैं। तो ये मौन साधने से नहीं होगा, जब समस्या है तो सुलझाना होगा व्यक्ति के तौर पे। तो हमारी भूमिका व्यक्ति के लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पे भी होता है, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे भी मेरी पहचान होती है। और उसके बाद तो वो चुनना होता है अपनी भूमिका। अगर पार्टी मौन साध ले किसी विषय पर तो व्यक्ति के तौर पे लड़ना होता है। पर हम जब सत्ता में नीतीश कुमार के साथ गए तो पार्टी का अलायंस था, तब हम सत्ता में थे। और जब देखा कि सुधार नहीं होगा तो मैंने पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जाकर के मैंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं, व्यक्ति के तौर पे अब मेरी सहमति नहीं है। तो आपको चुनना होता है कि आपका पक्ष नहीं चुनेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास आपसे सवाल करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी आपका समय देने के